अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा आज का लेक्चर एफआईआर सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी जिसे बुनियादी कानूनी मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को जो है बाकायदा परफॉर्म कर सके। तो एफआईआर जो टर्म है ये बहुत कॉमन टर्म है, तकरीबन हर किसी ने इसके बारे में सुना हुआ है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डिटेल है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से जुराइम के तहत दर्ज करवाई जाती है, कौन एफआईआर दर्ज करवा सकता है, एफआईआर दर्ज करवाने के बाद क्या होता है और ये कौन से केसेस में फाइल होती है। तो एफआईआर जिसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ये हमेशा पुलिस को रजिस्टर करवाई जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे जुराइम को कहा जाता है कि जिनमें पुलिस वारंट के बगैर एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होंगे वो हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में स्केड्यूल 2 के कॉलम 3 में लिस्ट गिवन है, वहां से हम देख सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है। दूसरा पॉइंट कि एफआईआर रजिस्टर करवा कौन सकता है। तो कोई भी ऐसा शख्स कि जिसने किसी भी वाक़े यानी किसी भी वक़ूए के लिहाज से उसके पास या तो मालूमात मौजूद है या तो उसने खुद देखा है और वो जो है अकरेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से वो वक़ूआ जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हो, तो अगर कोई भी शख्स उस वक़ूए की मालूमात रखता है या उसने देखा है तो वो एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। एफआईआर को रजिस्टर करवाने के बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है उस एफआईआर के हवाले से। और एक ये बात याद रहे कि एफआईआर हमेशा क्रिमिनल केसेस में जो है वो फाइल की जाती है, एफआईआर सिविल केसेस में फाइल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। तो एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को एक सीरियल नंबर अलॉट किया जाता है, देन कौन से पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर करवाई जा रही है उसका नाम भी लिखा जाता है, उसके बाद डेट टाइम प्लेस ऑफ अकरेंस यानी कि जहाँ पर वक़ूआ पेश आया था वो किस तारीख को आया था, किस वक्त आया था और कौन सी जगह पर आया था, ये भी मेंशन किया जाता है। डेट ऑफ एफआईआर, एफआईआर किस दिन दर्ज करवाई जा रही है उसकी तारीख भी लिखी जाती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ इंफॉर्मेंट, यानी कौन शख्स जो है एफआईआर दर्ज करवा रहा है, कौन इन्फॉर्म कर रहा है उस अकरेंस के हवाले से, उसका नाम और एड्रेस भी लिखा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑफ अकरेंस एंड पुलिस स्टेशन, तो यानी कि प्लेस ऑफ अकरेंस जहां पे वक़ूआ पेश आया था और पुलिस स्टेशन जहां पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, इन दोनों जगहों के दरमियान जो फासला है वो कितना है वो भी मेंशन किया जाता है। उसके बाद इन्फॉर्मेंट यानी कि एफआईआर दर्ज करवाने वाले शख्स के सिग्नेचर्स और उसका थंब इम्प्रेशन जो है वो लिया जाता है, और साथ ही साथ उस शख्स का भी जो कि वो एफआईआर वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है। एफआईआर ना ही कोई मैग्ना कार्टा है ना कोई इंसाइक्लोपीडिया है कि इवेंट से रिलेटेड यानी अकरेंस जो हुई है, जो भी कोई वाकया पेश आया है उसके एक एक मिनट का डिटेल जो है वो एंटर किया जाए। सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये वाजिया हो रहा है कि कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया है। अगर तो ये चीज़ वाजिया हो रही है तो ये काफ़ी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर पुलिस जो है वो फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगी। तो ये थे कंटेंट्स ऑफ एफआईआर कि एफआईआर किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद है असेंशियल्स ऑफ एफआईआर, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं एफआईआर दर्ज करते वक्त। तो जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आप अगर एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं और आप कोई मालूमात दे रहे हैं तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेट करनी चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो जुराइम के जिनमें पुलिस जो है मुलजिम को वारंट के बगैर अरेस्ट कर सकती है। जो भी मालूमात है वो आप एसएचओ को देंगे, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है। एफआईआर को इन रिटन लिखा जाता है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेंट जो कि एफआईआर दर्ज करवा रहा है उससे या तो एफआईआर को साइन करवाया जाता है या उसके थंब मार्क यानी कि अंगूठे का निशान जो है वो उसके ऊपर लगवाया जाता है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है रिटन फॉर्म में लिखी गई है यानी एफआईआर, वो इन्फॉर्मेंट को यानी जो शख्स एफआईआर दर्ज करवाने आया था उसको बाकायदा पढ़कर सुनाई जाती है वो मालूमात, और उसके बाद उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी पैसों के उस इन्फॉर्मेंट को दे दी जाती है। अब ये जो भी मालूमात थी, जो भी सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन था, इसको बाकायदा एक बुक के अंदर एंटर किया जाता है जिसको या तो स्टेशन डायरी कहते हैं या जनरल डायरी कहा जाता है। एफआईआर की कोई बाकायदा तारीफ तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं की गई, लेकिन सेक्शन 154 में इसके एसेंशियल्स, इसकी रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर डिस्कस किया गया है।
تو ایف آئی آر کا آبجیکٹ کیا ہے، یعنی کہ ایف آئی آر کو درج کروانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تاکہ کرمنل لا کو ان موشن سیٹ کیا جا سکے، یعنی کرمنل کیسز، کرمنل میٹرز جن میں ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن باقاعدہ سٹارٹ کی جا سکے، جو بھی انفارمیشن ہمیں ایف آئی آر میں ہمارے پاس موجود ہے اس کے بیسس پر، اس کے بعد کلپریٹس کو جو ہے وہ ان کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کر کے کلپریٹس کو ٹریس کیا جا سکے، ساتھ ہی ساتھ ایکیوزڈ بھی اس چیز کے لیے انٹائٹل ہے، وہ ملزم بھی اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کو بھی یہ جانکاری مل سکے کہ کون سی ایسے بیانات اس کے خلاف دیے گئے ہیں کہ جس کی بنا پر اس کو کوگنیزیبل آفینس کی کمیشن کے حوالے سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ظاہر ہے جب بھی کوئی وقوع پیش آتا ہے اور اس کی ایف آئی آر اگر ایز سون ایز پاسبل درج کروائی جائے تو اس وقت جو انفارمنٹ ہے اس کی میموری فریش ہوتی ہے، تو اس وقت بہت کم چانس ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیبریکیٹڈ یا غلط جو بیانات ہیں وہ دیے جائیں گے، تو جو بھی انفارمیشن ہے وہ کافی زیادہ اس پر ریلائبلٹی کے چانسز ہوتے ہیں کہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ ریلائبل ہے۔ تو یہ جو ایف آئی آر ہے اس کے آبجیکٹس ہیں، یعنی ایف آئی آر کو درج کروانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، کیا مقصد ہے کہ ایف آئی آر کو باقاعدہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ تو آج کے ایف آئی آر کے لیکچر میں ہم نے ایف آئی آر کے اسینشلس کو، ایف آئی آر کے کانٹینٹس کو، کہ ایف آئی آر کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کن کیسز میں یہ کروائی جاتی ہے اور کس کو درج کروائی جاتی ہے، یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایف آئی آر کی ریمیننگ ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔